हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 30। और आज की क्लास का जो टॉपिक है, आज आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, कंट्रोलिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्लास नंबर 29 से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था और क्लास नंबर 29 में हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग और कंट्रोलिंग के फीचर डिस्कस किए थे। और वहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की थी कि कंट्रोलिंग होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस, कि कंट्रोलिंग कैसे शुरू होती है और कंट्रोलिंग की प्रोसेस जो होती है, कंट्रोलिंग कहाँ जाकर एंड होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप से। सबसे पहला जो कंट्रोलिंग में स्टेप होता है वो होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इसकी प्रोसेस समझाता हूँ। जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, फिर हम यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला, मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि अगले 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर मुझे इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन पूरे चाहिए। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया बच्चों के लिए कि 1 घंटे के अंदर उनको एक पर्टिकुलर चैप्टर के 4 क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्या हो गया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये हो गया, यहाँ से आपकी कंट्रोलिंग शुरू हो गई। उसके बाद वो बच्चे अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 घंटा अपना बीच बीच में 10-15 मिनट टाइम चल रहा है, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइम धीरे धीरे 5-5, 10-10 मिनट बीतता जा रहा है। और जब टाइम बीतता चला गया जैसे जैसे, तो 1 घंटा पूरा हो गया। ठीक है, तो जब 1 घंटा पूरा हो गया तो उसके बाद 1 बाय 1 टीचर ने क्या किया, सबके क्वेश्चन चेक करना शुरू किया। दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि उन बच्चों ने वो काम किया है कि नहीं किया। मतलब 1 घंटा पूरे होने के बाद टीचर ने वो चेकिंग करना शुरू किया कि बच्चों ने वो 4 क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए। चेकिंग चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आपने क्या किया, जो आपने उनको 4 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिया, आपने उनको कंपेयर किया। अब किसी बच्चे ने 4 क्वेश्चन पूरे किए, किसी ने 3 किए, किसी ने 2 किए, तो अब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि किस बच्चे ने आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किसने किया है, किसने नहीं किया। तो किसी ने 2 किए, किसी ने 3 किए, तो आप कंपेयर कर रहे हो कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई है और जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसमें कितना फ़र्क है। तो मान लीजिए 2-3 बच्चों का फ़र्क आया कि कुछ बच्चों ने 3 या किसी ने 2 क्वेश्चन किए। तो एनालाइजिंग द डेविएशन। एनालाइजिंग द डेविएशन का मतलब होता है आप ये देख रहे हो कि बच्चों ने क्वेश्चन पूरे क्यों नहीं किए, 4 की बजाय किसी ने 3 या 2 क्वेश्चन क्यों किए। तो जब आपने डेविएशन को एनालिसिस किया तो पता चला, तब आपको ये पता चला कि कुछ बच्चों को जो क्वेश्चन आपने दिए थे उनमें से उन बच्चों ने वो कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की, या वो छुट्टी पर थे, उन्होंने उस क्वेश्चन का टॉपिक, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, टीचर ने क्या किया, उन बच्चों के लिए एक एक्शन लिया, करेक्टिव एक्शन लिया, कि उन्होंने क्या किया, बच्चों को उन बच्चों को स्पेशली अपने पास बुलाया, उनको टॉपिक पढ़ाया, उनको वो टॉपिक समझाया वहीं पे 15-20 मिनट के अंदर। और फिर उन्होंने उनको बोला कि अब आगे आने वाले 30 मिनट्स में मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, अब ये 2 क्वेश्चन जो आपने नहीं किया, 1 क्वेश्चन जो आपने नहीं किया, वो अब आप मुझे करके दिखाओगे। तो उन्होंने क्या किया, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। समझ में आया। तो ये तो मैंने लिया था एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, एक लाइव एग्जाम्पल, कि किस तरीके से कंट्रोलिंग कैसे चलती है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब होता है इंश्योरिंग दैट द एक्टिविटीज़ विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़ डन एज पर प्लान और नॉट। कंट्रोलिंग का ये डेफिनेशन है कि अपने आप को ये इंश्योर करना कि जो काम आपने जिसको दिया है, क्या उसने वो काम आपके बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग, बताए गए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया। ये बात मैं क्लास नंबर 29 में बता चुका हूँ, कंट्रोलिंग का मीनिंग। ठीक है, तो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो चलिए हम एक दूसरे एग्जांपल से इसको प्रोसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट सुपरवाइज़र है, ठीक है, उसने स्टैंडर्ड सेट किया कि प्लांट सुपरवाइजर सेट स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन दैट वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी एक्सेप्टेबल अप टू 10%, नॉट मोर देन दैट। उसने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि जब प्रोडक्शन कंपनी में चल रहा होगा, फैक्ट्री में, तो जितना भी रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन करते समय यूज़ करोगे, तो टोटल जितनी भी वैल्यू आप यूज़ करोगे उसका 10% तक जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज माना जाएगा। मान लीजिए आपने 500 किलो रॉ मटेरियल यूज़ किया, तो 500 किलो में 50 किलो का रॉ मटेरियल अगर बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, तो मेरे पास उसको लेकर, मेरे पास उसकी बात लेकर मत आना, मैं एक्सेप्टेबल है, मैं इतना डेविएशन, मतलब इतना गलती मैं मान सकता हूँ कि इतनी गलती होगी। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया 10% का। इसका मतलब 500 किलो में से अगर 500 किलो का रॉ मटेरियल अगर आप प्रोडक्शन में लेते हो तो 450 किलो का रॉ मटेरियल बर्बाद नहीं होना चाहिए, 50 किलो तक आपका वेस्टेज चल जाएगा, हम एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड।
ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द वीक, जब एक हफ्ते का है ये, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द वीक ही केम टू नो दैट, मैनेजर को ये पता चला एक हफ्ता पूरे होने के बाद, दैट द प्रोडक्शन वाज 500 यूनिट आउट ऑफ 60 यूनिट वाज वेस्टेड। मतलब ये पता चला कि 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया, जिसमें से 60 यूनिट आपकी ख़राब निकली, 60 यूनिट का वेस्टेज हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया मेजरमेंट, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हो गया कि एक्चुअली में आपने काम दिया था कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 10% की वेस्टेज चल मानी जा सकती है, 10% की वेस्टेज अब एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जब हमने काम चेक किया तो 500 यूनिट बनी और 500 में से 60 यूनिट ख़राब बनी। अब हम कंपेयर करते हैं थर्ड स्टेप पे, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या हुआ, स्टैंडर्ड कितना था 10% वेस्टेज का, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई 12%। कैसे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई वेस्टेज की 500 यूनिट बनी, जिसमें से 60 यूनिट ख़राब बनी, तो परसेंटेज कितनी हुई वेस्टेज की 12%। डेविएशन कितने का आया 2% का, कि 12% वेस्टेज हुई है लेकिन वेस्टेज होनी चाहिए थी 10% की, तो 2% का डेविएशन आया, मतलब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं हुआ। अब फोर्थ स्टेप क्या है आपका, एनालाइजिंग द डेविएशन। एनालाइजिंग द डेविएशन का मतलब कि आप चेक करिए कि जो ये 2% का एक्स्ट्रा वेस्टेज हुआ है वो क्यों हुआ है। सो डेविएशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, रीज़न ऑफ डेविएशन वॉज वीक परफॉर्मेंस ऑफ मशीनरी। डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 2%, क्योंकि 10% तक एक्सेप्टेबल था, 2% ज़्यादा आपका वेस्टेज हो गया रॉ मटेरियल का। तो और जब उसका रीज़न ढूंढा गया, एनालाइज़ किया गया डेविएशन को, तो ये पता चला, हाँ इसमें ये बात और नोट कर लेना कि जब हमने डेविएशन को एनालिसिस किया तो डेविएशन को एनालिसिस करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि इफ़ देयर इज़ नो डेविएशन, अगर डेविएशन नहीं है, मान लीजिए कि आपने 10% का बोला था कि 10% वेस्टेज एक्सेप्टेबल है और 10% या 10% से कम वेस्टेज हुई है, तो आप आगे फर्दर किसी स्टेप पे नहीं आओगे, आप यहाँ फोर्थ स्टेप पे रुक जाओगे, एक फिफ्थ स्टेप भी है इसके बाद। एंड अगर इफ़ डेविएशन इज़ एक्सेप्टेबल देन कंटिन्यू वर्क प्रोग्रेस। अगर आपका डेविएशन एक्सेप्टेबल है, मान लीजिए डेविएशन हुआ ही नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। डेविएशन अगर 10% और 10% से नीचे हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, इफ़ देयर इज़ डेविएशन एंड डेविएशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर डेविएशन हुआ है और डेविएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, अब डेविएशन देखिए कितना हुआ है 12% का हुआ है, इसका मतलब अब ये देखिए कि क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप मानते हो कि होना चाहिए था इतना, नहीं, डेविएशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, 10% ही होना चाहिए था लेकिन 12% हो गया। सो डेविएशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, रीज़न ऑफ डेविएशन वाज वीक परफॉर्मेंस ऑफ मशीनरी। और ये पता चला कि जो डेविएशन आया है वो मशीनरी में ख़राबी होने की वजह से आया है। तो जो सुपरवाइज़र था, जिसने सुपरवाइज़र ने ये जो स्टैंडर्ड सेट किया था, सुपरवाइज़र ने, प्लांट सुपरवाइज़र ने, उसने क्या किया, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसने करेक्टिव एक्शन लिया, क्या, मैनेजर रिपेयर द मशीनरी एंड डिसाइड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। मैनेजर ने डिसीजन लिया कि हम मशीनरी को रिपेयर कराएंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड को रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ का मतलब कि क्या हमें वो स्टैंडर्ड 10% ही रखना है या 10% से हमें 9% पे लाना है या 12% को देखते हुए हमें उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। मतलब आपने स्टैंडर्ड 10 ही रखना है परसेंट जो जैसे पहले रखा हुआ था, या उसको चेंज करना है 9% या 12% या 11%, जो भी आपने नया चेंज करना है स्टैंडर्ड, वो आप टेकिंग करेक्टिव एक्शन में ले आओगे। और फिर दोबारा से जैसा काम दोबारा से स्टैंडर्ड सेट हो गया, मतलब करेक्टिव एक्शन ले लिया कि मशीनरी को हम रिपेयर कराएंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड को रिवाइज़ करेंगे। स्टैंडर्ड को रिवाइज़ करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ स्टेप के बाद देखिए यहाँ से डॉट डॉट बना हुआ है, डॉट डॉट डॉट, रेड कलर का डॉट डॉट जा रहा है। अभी रेड कलर का डॉट डॉट देखिए ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप करेक्टिव एक्शन लेंगे तो करेक्टिव एक्शन के बाद दोबारा कहाँ आना पड़ेगा, आपको पहले स्टेप पे आना पड़ेगा। इस पहले स्टेप पे आपको इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि अगली बार जब दोबारा से प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए दोबारा से आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड हो सकता है कि जो आपका पहले था वही हो, और हो सकता है आप उस स्टैंडर्ड को चेंज भी कर दें। तो ये था आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कंट्रोलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पहले स्टेप की तरफ। जैसे कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो जब हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि परफॉर्मेंस को सेट करते समय, परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड को सेट करते समय दो तरीके होते हैं, एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, एक होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब आप न्यूमेरिकली टर्म्स में अपने किसी भी स्टैंडर्ड को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब आपका स्टैंडर्ड अगर न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है 10%, 400 किलो, 500 किलो या 100 यूनिट्स या 4 आवर्स या 5 आवर्स, चाहे टाइम हो, चाहे यूनिट्स हो या परसेंटेज हो, जब भी वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है, डिजिट्स में एक्सप्रेस होगा, तो वो आपका क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कहलाएगा। और दूसरा होता है हमारा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ इम्प्रूविंग गुडविल। मतलब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड में हम ये देखते हैं कि
एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं क्वालिटी वाइज। जैसे मान लीजिए कि आपने इम्प्रूविंग गुडविल का पॉइंट डाल दिया कि हमारे जो कंपनी है, हमारी कंपनी में जो लोगों की राय है, मान ली लोगों का जो फीडबैक आता है हमारी कंपनी के बारे में, हम मार्केट में सुनते हैं, या हमारे कंपनी के जो कस्टमर हैं वो बढ़ रहे हैं, लोगों का फीडबैक हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। तो लोगों का हमारे बारे में पॉजिटिव अप्रोच होना, लोगों के हमारे बारे में फीडबैक अच्छा होना, या हमारे कस्टमर्स का बढ़ना, ये होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। जैसे आपने अपने कंपनी में या अनाउंसमेंट की मीटिंग में कि हमारे कंपनी के कस्टमर्स बढ़ने चाहिए, हमारे कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए, हमारी कंपनी के बारे में न्यूज़ में अच्छी अच्छी बातें आनी चाहिए, तो इसके ऊपर आपने सभी ने वर्कआउट करना है। तो इसका मतलब आपने कोई न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया अपनी बातों को, बस आप ये चाहते हैं कि लोगों की नज़रों में आपकी रेपुटेशन बढ़नी चाहिए, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ कस्टमर बढ़ने चाहिए। तो ये आपने एक क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसमें कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेस नहीं किया कि आपके 1000 कस्टमर बढ़ने चाहिए या आपके 50 लोगों से आपकी अच्छी बातें निकल के आनी चाहिए। नहीं, लोग अच्छी बातें करें, कस्टमर बढ़ने चाहिए, और प्लस न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर हो गया या आपकी टीवी हो गया या कहीं भी आपकी कंपनी की बातें अच्छी होनी चाहिए। तो वो हो गया इम्प्रूविंग गुडविल। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए आपके कंपनी के कस्टमर गिर रहे हैं या लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है। तो इम्प्रूविंग गुडविल का जो स्टैंडर्ड है वो कौन पूरा करके देता है? कंपनी का जो क्वालिटी मैनेजर होता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करता है, जो HR डिपार्टमेंट होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपनी के अफेयर्स देखता है कि कंपनी में काम करने वाले लोग सेटिस्फाई हैं, और कंपनी के बाहर जो लोग हमारी कंपनी के बारे में, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो ये देखता है कि कंपनी में बाहर जो लोग हैं वो कंपनी के बारे में क्या अप्रोच रख रहे हैं। उसके अलावा जैसे इम्प्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, आपकी कंपनी में लोग जो हैं वो स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्राइक तो नहीं बढ़ रही, कंपनी में लोग नौकरी छोड़ के तो नहीं जा रहे। अगर मान लीजिए कंपनी में काम करने वाले लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और कंपनी में स्ट्राइक्स कर रहे हैं वर्कर, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत डाउन है। तो आपने अपने कंपनी में जो मैनेजर्स हैं उनको बोला हुआ है कि कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़कर ना जाए, कंपनी में स्ट्राइक्स कम हो। अब मान लीजिए कि पूरे 6 महीने में ना तो कंपनी में कोई स्ट्राइक हुई है, ना ही कोई कंपनी में कोई नौकरी छोड़कर गया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी में जो मोटिवेशन लेवल का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, तो कई बार कंपनी में क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव स्टैंडर्ड्स दोनों सेट किए जाते हैं जब परफॉर्मेंस हम सेट करने जाते हैं। उसके बाद जब हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं, अभी हमने एनालाइजिंग डेविएशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने यहाँ पर एनालाइजिंग डेविएशन के बारे में पढ़ा था। ये रहा एनालाइजिंग डेविएशन, कि जो आपका 2% का डेविएशन आया था वेस्टेज का, हम जब उस डेविएशन को एनालाइज कर रहे थे तो हमने यहाँ पर उसके दो मेथड पढ़े थे कि जो डेविएशन, आखिर डेविएशन जब आपने एनालाइज़ किया कि तो डेविएशन हुआ है, अगर हुआ है तो क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप आगे क्या करेंगे। तो यहाँ से आपके 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 टॉपिक निकल के आते हैं डेविएशन को एनालाइज करते समय। पहला, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़, इट इज़ देयरफॉर टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी काम को करते समय या मान लीजिए प्रोडक्शन करते समय आपको ये पता है कि रॉ मटेरियल का वेस्टेज तो होके ही रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते, काम तो ये ख़राब होगा ही होगा। अब आपको ये देखना है कि कितना डेविएशन आपकी नज़र में लगता है आपको एक्सपेक्टेड कि इतना हो के रहेगा, और उस डेविएशन के लिए आप पहले से तैयार हैं, और आपने अपने वर्कर को, मैनेजर ने अपने सुपरवाइज़र को बोल दिया कि इतने डेविएशन तक मेरे पास लेकर मत आना कंप्लेंट, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे पता है कि इतना डेविएशन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए मैनेजर इतने डेविएशन तक अपने आप को पहले से ही मान के चलता है कि ये डेविएशन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और इसमें मुझे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैनेजर अपने दूसरे काम पर ध्यान देता है। तो सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़, कुछ डेविएशन ऐसे होते हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं काम को देते समय लोगों को कि वो कमियां हमेशा काम में रहती हैं। तो इट इज़ देयरफॉर टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज, इसलिए हमें पहले से ही उसका एक रेंज सेट कर देना चाहिए कि इतनी लिमिट तक गलतियों को हम एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी में हमें पता है कि भाई 1 महीने में एक एम्प्लॉय 2 या 3 छुट्टियाँ तो लेगा ही लेगा, तो इतनी छुट्टियों तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर वो ज़्यादा छुट्टियाँ लेता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि एक लिमिट तक गलतियाँ एक्सेप्टेबल होती हैं और एक लिमिट के बाद उन गलतियों पे एक्शन लिया जाता है। तो एक लिमिट तक जो गलतियाँ होंगी उसमें जो सुपरवाइज़र होगा वो अपने मैनेजर को कंप्लेंट नहीं बताएगा कि सर ये गलती हुई है, मैनेजर को पता है कि इतनी गलती तो होती रहेंगी। तो वहाँ पर मैनेजर जो होता है एक लिमिट तक सुपरवाइज़र से कहता है कि अपने पार्ट पर तुम देख लेना, मेरे पास कंप्लेंट मत लेके आना। तो वो होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर मैंने देखिए एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्लान लेड डाउन 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट एज एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपने अपने जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने सुपरवाइज़र को बोला हुआ है कि 2% तक अगर लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लोगों का जो वेजेस है वो अगर 2% बढ़ता भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इंक्रीज़ इन लेबर कॉस्ट अप टू 2% शुड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि सुपरवाइज़र को सिर्फ क्या करना है, मैनेजर को सिर्फ मैसेज देना है कि 2% तक लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। उसे एक कंप्लेंट फॉर्म में लेकर नहीं जाना मैनेजर के पास कि सर अब क्या करें, 2% लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, इसके ऊपर क्या करें क्या ना करें। बढ़ गई है 2% तो मैनेजर ने बोला था कि बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा HR डिपार्टमेंट बोल देना और उनकी वेजेस को बढ़ा देना, उनको पेमेंट कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका मतलब जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो ये टॉपिक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोल नथिंग। इसका मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम हर चीज़ को कंट्रोल करने लग गए तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सिर्फ कंट्रोल उतनी लिमिट तक करो जितनी लिमिट तक आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में इतनी लिमिट तक तो गलतियाँ होंगी तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप फोकस उन पे करिए जो एक्सेप्टेबल रेंज तक हैं। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद है डेविएशन इन की एरिया ऑफ अ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कम्पेयर टू डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरियाज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 खर्चे हैं, उन दोनों खर्चे मान लीजिए 2 खर्चे हैं। एक मान लीजिए आपका खर्चा है आपका लेबर कॉस्ट का, एक मान लीजिए खर्चा है पोस्टल चार्जेस का। अब आपकी कंपनी में बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ साथ आपका लेबर कॉस्ट और पोस्टल चार्जेस दोनों बढ़ रहे हैं। मान लीजिए 2 खर्चे हैं और वो दोनों खर्चे बढ़ रहे हैं, एक लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है और कंपनी में पोस्टल चार्जेस बढ़ रहे हैं, जो टेलीग्राम के या जो आपके मेल का खर्चा है या आपका जो फैक्स का खर्चा है वो बढ़ रहा है। तो अब ये 2 खर्चे हैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल, खर्चे तो बहुत सारे होते हैं, अब इन दोनों खर्चों में से आप किसको कंट्रोल करना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको दोनों में से इतना टाइम है कि सिर्फ एक को कंट्रोल कर सकते हो, तो किसको कंट्रोल करोगे। आप उसको कंट्रोल करोगे जिस खर्चे की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 महीने की लेबर कॉस्ट का जो खर्चा है, 500 लेबर है टोटल एक कंपनी में, और एक लेबर की जो 1 महीने का जो खर्चा है वो 600 रुपीज़ पर मंथ है एक लेबर का। तो 1 महीने का सारी लेबर का जो खर्चा है वो 3 लाख रुपये, मतलब 1 महीने में आप अपनी लेबर को 3 लाख रुपये देते हो। और 1 महीने का जो पोस्टल चार्जेस का खर्चा है वो है 10,000 रुपये। अगर मान लीजिए कि 15% आपका पोस्टल चार्जेस बढ़ रहा है और 5% आपका लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, और दोनों में से आप सिर्फ के पास टाइम सिर्फ एक ही को कंट्रोल करने का है, इतना ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो किसको कंट्रोल करोगे। अब आप ये देखो कि 15% 5% से ज़्यादा है, लेकिन पोस्टल चार्जेस देखिए कितने हैं, 10,000 रुपये पर मंथ। इसका मतलब पोस्टल चार्जेस आपके 1500 रुपये बढ़ रहे हैं और लेबर कॉस्ट बढ़ रही है 5% के हिसाब से 15,000 रुपये। तो 1500 रुपये वाले को खर्चे को कंट्रोल करोगे या 15,000 वाले को। आप कंट्रोल करोगे जो खर्चा 15,000 से बढ़ रहा है, क्योंकि 1500 रुपये के मुकाबले 15,000 रुपये अगर कंपनी में हर महीने खर्चा बढ़ेगा तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये पढ़ा हमने आज कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में और कंट्रोलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव बेसिस। कंट्रोलिंग प्रोसेस क्लास नंबर 30। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.